Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the first session for BET 2025 in which I will provide so many important questions, and this session will comprise so many questions including the PYQ as well. So do watch it out and include the pointers in your notes. मैं बहुत सारे की पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगी जो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, जिससे डायरेक्टली आपको डीबीटी में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये बहुत ही एक पावर पैक सेशन होगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आपको लास्ट तक देखना है। जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो सारे ही इंपॉर्टेंट जो हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप पूरा देखिए एंड राइट डाउन द नोट्स ऑल्सो. So if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. So before starting the session, I would like to inform you that you can also connect with me on TopMed. This is my TopMed ID. I will also provide this in my description box. You can connect with me as per the available slots. आप अपने किसी भी तरह के डाउट मुझसे 1-to-1 सेशन में इसमें टॉपमेड में जाके बुक करके मुझसे पूछ सकते हैं. So let's start with the very first question. So the first question is the major difference between hormones that have intracellular receptors and those that have cell membrane receptor is that the former is usually. Now you have to read the question. That in the question it has been asked that the former one, which is the former one in the question, intracellular receptor. So what is the basic difference between the intracellular receptor and the receptors which are located on the cell membrane? सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो मैंने CSIR के टाइम पे भी कराया था. ये क्वेश्चन रिसेप्टर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनके नेचर पे कि वो चार्ज्ड हैं, हाइड्रोफिलिक हैं या हाइड्रोफोबिक हैं. सो अगर हम बात करें इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स की, they are hydrophobic in nature. So the right answer for this question is option D, that is hydrophobic. So some facts related to the steroid hormone and the nuclear receptor superfamily. So अगर हम बात करें कि receptors की, तो जितने भी signaling molecule होते हैं they act by binding to a receptor which is expressed by their target cell. यानी हर एक टारगेट सेल के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड होते हैं एंड वो अपना सिग्नलिंग पाथवे जो है वो स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं आफ्टर बाइंडिंग इट विद द रिसेप्टर विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन द टारगेट सेल. जैसे कि ये एक सेल है, इसके पास एक रिसेप्टर का टारगेट था. इस सेल में यहाँ पे आके जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो बाइंड किया इस रिसेप्टर में एंड देन ये अपना आगे का जो सिग्नलिंग पाथवे जो भी है इसका वो इनिशिएट करेगा. तो जो ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर या तो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, यानी कि एकदम सेल सरफेस पे, या तो वो सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है लाइक न्यूक्लियस में. तो जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है या सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, दैट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज नोन एज इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. यानी some receptors are intracellular protein which is located in the cytosol or in the nucleus. So अगर हम बात करें इनके नेचर की, इनके बायोकेमिकल नेचर की, these intracellular receptors are hydrophobic signaling molecules that are able to diffuse across the plasma membrane. उनको हाइड्रोफोबिक होने की क्यों जरूरत है? बिकॉज दे हैव टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. और उसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स आर द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग द थायराइड हार्मोन, विटामिन D3 एंड रेटिनोइक एसिड. ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल हैं. एंड उसके अलावा कुछ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑल आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल. ये सारे भी क्या हैं? ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स हैं. हमने एक क्वेश्चन के बेसिस पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी हमने रिवाइज कर लिया. नाउ वन मोर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दिस सेम कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ डू स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स इन सेल्स. अभी जस्ट हमने पढ़ा कि स्टेरॉइड हार्मोन्स कैसे काम करते हैं. वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं उनके, वो सीधे न्यूक्लियस में जाके बाइंड करते हैं. सो एज पर द फिनोमिनन कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सो बाय बाइंडिंग टू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स and promoting transcription of specific genes. This is the working mechanism of
the steroid hormones. Steroid hormones produce their effect in cells by binding to intracellular receptor, and then they promote the transcription of that particular gene. So the right answer for this question is option B. Now next question, which is related to the cardiac cycle. In human being, the duration of cardiac cycle is 0.008 second, 0.5, 0.8 और 8 second. तो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? सो जो कार्डियक साइकिल है वो एक सीरीज ऑफ प्रेशर चेंज है हमारे हार्ट में ड्यूरिंग द कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस दैट अकर इन हार्ट ड्यूरिंग अ हार्ट बीट. यानी कार्डियक साइकिल किसे बोलते हैं? कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट जब हमारे हार्ट में प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे जो सीक्वेंस ऑफ कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होता है उसे हम कहते हैं पूरा एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल. सो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? सो इट इज अबाउट 0.8 सेकेंड. So if we assume that for a healthy individual, if a heart beats for about 70 to 75, अगर 70 to 75 times हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो रफली 0.8 सेकेंड होगा कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल में दो फेजेस होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल. अगर हम सिस्टोल की बात करें तो सिस्टोलिक में क्या होता है? द हार्ट कंट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड आउट, यानी ब्लड बाहर आता है, हार्ट कंट्रैक्ट होता है और फिर ब्लड को पंप कर देता है बाहर. एंड डायस्टोल की बात करें तो हार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है एंड उसके बाद हार्ट में जो है ब्लड फिल होता है. Now one more question related to the heart only. The volume of blood each ventricle pumps out during a cardiac cycle is about. During a cardiac cycle, each ventricle pumps out roughly 70 ml of blood. यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है, अगर हमारा जो हार्ट है अगर हम मान के चले कि 70 to 75 बीट्स एंड ऑन एन एवरेज हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो 70 ml ऑफ ब्लड इज इजेक्टेड विथ ईच हार्ट बीट. तो अगर हम लोग 70 भी कंसिडर कर रहे हैं तो 70 इंटू 70 यानी कि 4900, अबाउट 5000 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो पर मिनट क्या हो रहा है हमारा कार्डियक आउटपुट. सो एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है. Now next question, statin inhibit biosynthesis of what? Prostaglandins, leukotriene, serotonin or cholesterol. So basically statin inhibits the enzyme HMG, coenzyme reductase. So ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? HMG, coenzyme A reductase. So this enzyme is important for the cholesterol biosynthesis. So statins are a class of drugs which are commonly used to lower the cholesterol level in body. So इसका correct answer क्या होगा? Option D. Now one more interesting question. Molecular mass of a protein cannot be determined by MALDI, gel filtration chromatography, chromatofocusing, SDS page. सो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते हैं टेक्निक्स पे. इंस्ट्रूमेंटेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर बोथ CSIR, DBT एंड ऑल्सो फॉर गेट एग्जामिनेशन. बहुत सारे माइन्यूट क्वेश्चंस एंड बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चंस अराइज होते हैं. तो आप जितने भी टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बहुत क्रिस्प नोट्स बनाइए ताकि आप उसको यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर दे पाए. जैसे अगर आप प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के टेक्निक्स पढ़ रहे हैं तो जितनी भी क्रोमेटोग्राफी है उनका प्रिंसिपल एक जगह पे लिख के रख लीजिए. एंड अगर आप न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कोई टेक्निक पढ़ रहे हैं, सदर्न ब्लॉट, नदर्न ब्लॉट, उसके पूरे की पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. सो यहाँ पे आपको सिंपल सा पूछा है कि किस टेक्निक से प्रोटीन का आप मॉलिक्यूलर मास नहीं बता सकते. सो माल्दी से तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास ही बताया जाता है. सो बेसिकली माल्दी का फुल फॉर्म होता है, माल्दी स्टैंड्स फ्रॉम मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन and it is a technique which uses a laser to create ions from large molecule. And इसका अगर application की बात करें, it is used in mass spectrometry to analyze the biomolecules like protein, peptides, carbohydrates. So ये तो उसका function है ही, यानी कि ये वाला हमारा आंसर तो नहीं हो सकता. Now gel filtration chromatography. So gel filtration chromatography के थ्रू भी हम molecular mass पता कर सकते हैं. Gel filtration chromatography क्या है कि हमारे पास एक कॉलम होगा, वो बीट से पैक होगा एंड उस पर जब आप अपना प्रोटीन का मिक्सचर डालेंगे तो वो साइज के बेसिस पर इल्यूट आउट होगा. यानी जो भी हमारे
बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे वो पहले इल्यूट आउट हो जाएंगे, एंड जो छोटे-छोटे होंगे वो इन पोर्स में एम्बेड हो जाएंगे, तो वो स्लोली मूव करेंगे। तो हमारे जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाद में आएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन ऑल्सो determine the molecular mass of the protein through the gel filtration, which is also known as the size exclusion chromatography. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नाउ बच जाता है क्रोमेटोफोकसिंग एंड एसडीएस पेज। सो एसडीएस पेज से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू दी पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सो अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं है तो राइट आंसर तक आप पहुंच गए, क्रोमेटोफोकसिंग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रोमेटोफोकसिंग। So chromatofocusing is a technique which separates protein based on their isoelectric point, यानी on the basis of isoelectric point, that is pi, वो प्रोटीन को सेपरेट करता है। इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक दैट यूजेस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड अ पीएच gradient. So this basically don't determine the mass, but it separates the protein based on their isoelectric point. So right answer for this question is chromatofocusing. Now one more question. Which one of the following is associated with RNA-induced gene silencing in plants? DNA methylation, DNA acetylation, DNA degradation और DNA restriction? सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपको कि इनमें से कौन सा मैकेनिज्म जो है विच इज एसोसिएटेड विद द आरएनए इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग इन प्लांट्स। सो इट इज द DNA methylation which is associated with gene silencing. So DNA methylation is a common epigenetic mechanism which plays a crucial role in gene silencing. ये DNA का स्ट्रक्चर क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो बाइंड नहीं हो पाते हैं, एंड देयरफॉर रिक्रूटिंग प्रोटीन्स दैट लीड टू क्रोमैटिन कंडेंसेशन which ultimately inhibits the gene expression. So the right answer for this question is DNA methylation. सो जो डीएनए मिथाइलेशन है वो जीन साइलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन मस्टर्ड प्लांट डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज एंड एन अमीनो एसिड? सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू लेट यू नो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं डीबीटी में। यू कांट मिस दैट टॉपिक। सो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दी फुल लेंथ वीडियो ऑफ दी टॉपिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंड उनसे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है जो कि प्रेजेंट होता है मस्टर्ड प्लांट में, एंड जो बना होता है ग्लूकोज से एंड अमीनो एसिड से। सो इट इज द ग्लूकोसिनोलेट which is a secondary metabolite found in mustard plant made up of glucose and an amino acid. ग्लूकोसिनोलेट्स क्या है? ग्लूकोसिनोलेट्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड इन प्लांट्स, एंड सल्फर की वजह से वो एक पंजेंट फ्लेवर देते हैं। मस्टर्ड का जो पंजेंसी होता है वो बिकॉज ऑफ ग्लूकोसिनोलेट होता है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज बीटा थायोग्लूकोसाइड एंड हाइड्रोक्सी सल्फेट्स। सल्फेट होता है इनके अंदर, सल्फर होता है। सो इनका अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें, so they are water soluble and they are derived from a glucose and an amino acid. Apart from mustard, glucosinolates are also found in mustard, cabbage, horseradish, and इनका जो pungency होता है, अगर mustard oil की बात करें तो वो किस लिए होता है? Because of presence of the sulfur in it. So right answer for this question is glucosinolates. So one more question. What property is involved in the separation of a mixture of analytes using the GC? GC is gas chromatography. So GC के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। GC gas chromatography is the process of separating a compound from its mixture by injecting a gaseous or liquid sample into a mobile phase which is a gas. यानी कि जो मोबाइल फेज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में वो एक गैस होता है। तो वो क्या करता है, वो जो भी सैंपल हम इंजेक्ट कर रहे हैं, वेदर गैसियस सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर लिक्विड सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो पास होता है मोबाइल फेज से विच इज़ अ कैरियर गैस। सो उससे सेपरेशन होता है। सो जो मोबाइल फेज है वो यूजुअली क्या होता है, इनर्ट गैस का होता है, अनरिएक्टिव गैस, इनर्ट गैस, जो कि होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हीलियम, एर्गॉन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होता है मिक्सचर ऑफ एनालाइट्स के सेपरेशन में इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। सो इट इज द
partitioning which is involved in the separation of mixture in the GC. अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं GC को. क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज. एंड अगर हम बात करें पार्टीशन की, सो पार्टीशन किसे कहा जाता है? अगर आप गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो जो कंपोनेंट्स का सेपरेशन होगा वो किसके बेसिस पर होगा? इट विल बी बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम पार्टीशनिंग भी कहते हैं. यानी कि जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड होगा स्टेशनरी फेज का और जो मोबाइल गैस फेज है, उनके बीच में जो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे सैंपल का, उसी को बोला जाता है पार्टीशनिंग. यानी जीसी में हम क्या करते हैं? कंपाउंड्स को पास कराते हैं. हमारा जो भी मिक्सचर ऑफ सैंपल है उसे हम पास करा रहे हैं एक कैरियर गैस जो कि हमारा मोबाइल फेज है उससे. तो क्या होगा? हमारा जो सैंपल का कंपोनेंट्स है वो मूव होगा कॉलम के. सपोज ये हमारा कॉलम है एंड यहाँ से हमने अपना मिक्सचर डाला है, सैंपल डाला है. तो क्या होगा? ये पास होगा हमारा कैरियर गैस से जो कि हमारा मोबाइल फेज है. यानी लिक्विड नहीं है, ये गैस है क्योंकि ये गैस क्रोमेटोग्राफी है. अब क्या होगा? हमारा सैंपल मूव करेगा कॉलम से. ये मूव कर रहा है कॉलम से एंड दे पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द मोबाइल गैस फेज एंड द स्टेशनरी लिक्विड फेज बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी. यानी कि वो यहाँ पे सैंपल तो लिक्विड फॉर्म में है एंड ये पूरा जो है वो गैस है ये कॉलम के अंदर. तो एज पर देयर एफिनिटी वो पार्टीशन हो जाएंगे, पार्ट हो जाएंगे अलग अलग. उनकी जितनी भी एफिनिटी होगी उस लिक्विड की उस गैस फेज के साथ में, तो वो बट जाएगा. उसी को कहते हैं पार्टीशनिंग. यानी जितना ज़्यादा एफिनिटी होगा वो स्लो मूव करेगा, जितना कम एफिनिटी होगा वो फास्टर मूव करेगा. सो इसी को बोलते हैं पार्टीशनिंग एंड इसका करेक्ट आंसर है पार्टीशनिंग. One more question. Which organization in India approves and give regulatory clearance of biological? कौन सा इसमें से जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बॉडी है वो क्लियरेंस देता है किसके लिए? अलग अलग जो बायोलॉजिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, रिलीज करते हैं मार्केट में, उसके लिए. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन is the regulatory body which gives clearance for the biologicals. So right answer is CDSCO. So this is the PYQ of BET 2023. This type of easy question can also be asked. So the term biotechnology was coined by Sanger, Karimulis, Carl Ericke and James Watson. So it was the Carl Ericke who coined the term biotechnology and year भी आपको याद रखना चाहिए 1919 में उन्होंने ये term दिया था. So this type of easy question can also be asked. Lichen is an example of symbiotic relationship between bacteria and algae, plant and bacteria, algae and fungi, plant and algae. So lichen is a symbiotic relationship between algae and fungi. So right answer for this question is option 3. So lichen symbiosis is well known for the mutual beneficial relationship between a fungus and an alga or the cyanobacterium. So ये जो है वो म्यूचुअलिज्म शो करता है, यानी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं. जो फंजाई है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट्स पार्टनर एंड इट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट्स. एंड इसके अलावा अगर हम लोग एल्गी की बात करें तो एल्गी क्या करता है? इट एक्सपोर्ट द कार्बोहाइड्रेट टू द फंगस विच कन्वर्ट्स देम टू स्पेसिफिक polyols. Now one more question which is related to the DNA replication machinery. Which of the following enzyme is not a part of the DNA replication machinery? DNA helicase, primase, DNA polymerase, DNA endonuclease. So DNA endonuclease is not a part of the replication machinery. वहाँ पे काम होता है हेलिकेज का अनवाइंडिंग के लिए, प्राइमेज का प्राइमर सिंथेसिस के लिए, पॉलीमरेज का. ये तीनों का ही काम होता है रेप्लिकेशन मशीनरी में. एंड DNA एंडोन्यूक्लियस का कोई काम नहीं होता है बिकॉज ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का टूल है. जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है टू कट द DNA at a specific site. So the right answer for this question is option 4. So one more question which is the match the following kind of question. So बहुत सारे आपको match the following questions DBT के पेपर में दिख जाएंगे in both section. A में भी आपको दिख जाएंगे as well as in B also. So question क्या है? Tumor arising from the endodermal tissue or tumor arising from the mesodermal tissue that is the connective tissue. तो ये मैंने हर बार अपने लेक्चर में बताया है कि अलग अलग बॉडी पार्ट से या फिर अलग अलग टिश्यू से जो कैंसर डिराइव हो रहा है उसका नाम आपको पता होना चाहिए. सो द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और द मेसोडर्मल इज नोन एज द सार्कोमा. यानी बी का ऑप्शन है 4. तो बी का 4 है तो यहाँ से ऑप्शन निकाल लीजिए.
किस में है, सेकेंड में है और 4 में है, यानी कि आपका फर्स्ट कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया एंड आपका थर्ड भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द एंडोडर्मल टिश्यू इज द कार्सिनोमा, यानी कि आपका जो फर्स्ट है ए है उसका ऑप्शन है थर्ड। तो ए का थर्ड किस में है, दोनों में ही है। अब आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे, अ ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द लिम्फोइड सेल विच इज ऑल्सो नोन एज द लिम्फोमा, यानी सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट किस में है, सी का फर्स्ट है फोर्थ वाले में, यानी कि ये भी आपका कट गया। एंड उसके अलावा क्या बच जाता है, कैंसर सेल अराइजिंग फ्रॉम द हिमेटोपोइटिक सेल दैट डू नॉट ग्रो एज अ सॉलिड ट्यूमर। सॉलिड ट्यूमर नहीं बनाता है, स्टिल क्या होता है, कैंसर होता है, लिक्विड कैंसर इसे कहा जाता है, इज द ल्यूकेमिया और द ब्लड कैंसर, यानी डी का 2। सो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन 4। इस टाइप के इजी क्वेश्चन से आप 3 मार्क्स डायरेक्टली गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप 2 ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं, उससे ऑप्शन लगा लेते हैं, तो आपको इजीली गेन हो जाएंगे 3 मार्क्स। Now one more PYQ, which of the following is a marker enzyme for the lysozyme? Acid phosphatase, signal peptidase, succinate dehydrogenase, lactate dehydrogenase. So marker enzyme उस ऑर्गेनील पे प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन के टाइम पे भी ये स्टेप काम आता है। यानी अगर आप एंजाइम को ट्रेस कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर एसिड फॉस्फेटेज मिल रहा है अपने सैंपल में, सो इट माइट बी कि आपने लाइसोजाइम एक्सट्रैक्ट आउट किया है, because acid phosphatase is the marker enzyme for the lysosome. So this is all for today. I hope you liked it. प्रैक्टिस कीजिए इसे एंड और भी ऐसे सेशन आएंगे। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।